मैं अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी और मेरी माँ मेरे सिर को धीरे धीरे सहला रही थी। माँ, क्या मैं आप पर बोझ हूँ? मैंने बहुत ही उदासी से अपनी माँ से पूछा। मेरी बात पर मेरी माँ तड़प उठी। कहने लगी, नहीं बच्चे, ऐसी बात मत कहो। तुम मेरी बेटी हो और बच्चे कभी माँ बाप पर बोझ नहीं होते। ये तो हालात होते हैं जो माँ बाप को मजबूर कर देते हैं कुछ ऐसे फैसले करने पर जो शायद बच्चों को पसंद नहीं आते, लेकिन ये बच्चों की भलाई के लिए होते हैं। समय बीतने के साथ ये समझ में आता है कि माँ बाप की मजबूरियाँ भी होती हैं। शायद आज का हमारा ये फैसला तुम्हें पसंद न आए नैना, लेकिन हमारा विश्वास करो, तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहोगी। मैंने माँ की गोद से सिर उठाकर आंखों में आंसू भरकर कहा, लेकिन माँ, मुझे उस इंसान से डर लगता है। उसकी आंखों में खौफ दिखता है। आपने देखा था ना, वो कैसे मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहा था। मेरी बात पर माँ हल्के से हंसी। कहने लगी, नैना, तुझे गलत फहमी हुई है। वो तुझे घूर नहीं रहा था, बल्कि तुझे देखने आया था। जाहिर सी बात है, जब देखने आया तो तुझे देखे बिना कैसे पसंद करता। वो तुझे गौर से देख रहा था और देख, उसने तुझे पसंद कर लिया है। वो बहुत खुश है और उसे कोई दहेज भी नहीं चाहिए। कहता है बिना दहेज के ही वो तुम्हारे साथ शादी करेगा। बहुत ही सादगी से, बहुत ही संस्कारी लड़का है। आज के ज़माने में कौन बिना दहेज के शादी करता है? देखना, न जाने कितनी लड़कियां अपने माँ बाप की दहलीज पर बैठी बूढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें बिना दहेज के कोई अपनाता ही नहीं। तेरी तो किस्मत अच्छी है कि बिना दहेज के ही इतना अच्छा संस्कारी और अमीर लड़का मिल गया है। तू तो रानी बनकर रहेगी। मैंने फिर से माँ की गोद में सिर छुपा लिया और कुछ भी नहीं कहा। धीरे धीरे माँ मेरे सिर को सहलाती रहीं और जब मुझे नींद आने लगी तो मैं उठकर अपने कमरे में चली आई। रात के 11 बज चुके थे। मैं सोने के इरादे से लेट गई, लेकिन जैसे ही उस इंसान की खौफनाक आंखें मेरे दिमाग में घूमने लगीं तो मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था माँ को उसकी आंखों में दिखने वाला खौफ नज़र क्यों नहीं आता था। मुझे उसके देखने का अंदाज इतना डरावना क्यों लगा था। वो पल बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था जब वो मेरे सामने बैठकर मुझे घूर रहा था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं उसकी नज़रों से दूर भाग जाऊं। कुछ देर बाद कहने लगा, मुझे आपकी लड़की पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन उसकी ये बात मेरे लिए बहुत डरावनी थी। मन ही मन मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि काश वो मुझे पसंद ना करे और यहाँ से चला जाए, लेकिन उसने मुझे पसंद कर लिया था। शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। 15 दिन बाद मेरी शादी होनी थी। मैं सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं अपने माँ बाप की सबसे छोटी बेटी थी। मुझसे बड़ी मेरी 3 बहनें और थीं। माँ बाप ने बहुत गरीबी में हमें पाला था। तीनों बहनें शादीशुदा थीं। पापा की जितनी हैसियत थी उससे बढ़कर ही उन्होंने तीनों बहनों की शादी की थी। भगवान की कृपा से तीनों बहनें अपने अपने घरों में एक अच्छी ज़िंदगी बिता रही थीं। उनके पति बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन वे फिर भी खुशहाल थीं। जब मुझसे बड़ी मेरी बहन की शादी हुई थी उस समय मैं 17 साल की थी। पापा का इरादा था कि 2-3 साल में वो मेरे फ़र्ज से भी मुक्त हो जाएंगे, लेकिन भगवान ने उन्हें इतनी मोहलत नहीं दी। एक लाइलाज बीमारी ने पापा को घेर दिया और वे इस दुनिया से चले गए। पापा के जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी माँ पर आ गई थी। अब हमारे सिर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं था। तीनों बहनें हमें देखकर दुखी होती थीं और हमारी मदद भी करना चाहती थीं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था। वो भी मिडिल क्लास परिवारों में ब्याही गई थीं। उनकी ज़रूरतें ही पूरी हो पाती थीं। वैसे भी मेरी माँ ने उन तीनों को मना कर रखा था कि वे अपने अपने घरों में खुश रहें और हमारी वजह से अपने घर में कोई परेशानी न लाएं। कभी कभी माँ मुझे देखकर दुखी हो जाया करती और कहती, जब तू पैदा होने वाली थी तो मैंने भगवान से एक बेटी की ख्वाहिश की थी, लेकिन भगवान ने जो मर्जी वो दे दिया। तू मेरी गोद में आ गई और मैंने तुझे भगवान का तोहफा समझकर स्वीकार कर लिया। लेकिन अब सोचती हूँ काश एक बेटा ही हो जाता तो मुझे तेरी इतनी चिंता न होती। अब तो तुझे देखकर दिन रात चिंता में घुलती रहती हूँ। भगवान न करे अगर कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा। मैं माँ को तसल्ली देती और कहती, माँ, आपको कुछ नहीं होगा। आप क्यों ऐसी बातें करती हैं? हालांकि अंदर से मैं भी डर जाती थी, क्योंकि आजकल के हालात मुझे डराने के लिए काफ़ी थे। मैं भला की खूबसूरत थी और मेरी खूबसूरती मेरे लिए परेशानी का कारण बन चुकी थी। न जाने कितनी बार मुझे इस खूबसूरती की वजह से गंदी नज़रों का सामना करना पड़ा था।
हम गरीब थे और सब लोग जानते थे कि हम कुछ नहीं कर सकते। मोहल्ले के आवारा लड़के मुझे तंग करते और गंदे गंदे कमेंट्स पास करते, लेकिन मैं चुपचाप सह लेती और घर में ही ज़्यादातर कैद रहती थी। कभी कभी जब दिल बहुत दुखी होता तो मैं माँ की गोद में सिर रखकर कहती, माँ, भगवान ने मुझे इतना खूबसूरत क्यों बनाया है? और माँ कहती, ताकि तू एक बड़े घर में जाकर राज कर सके। देखना, एक दिन एक राजकुमार आएगा और मेरी राजकुमारी को अपने साथ ले जाएगा। मैं माँ की इन ख्याली बातों पर दिल ही दिल में हंस दिया करती थी। हम गरीबों के घर में राजकुमार नहीं आते, बल्कि तलाकशुदा, शादीशुदा या फिर बड़ी उम्र के मर्द ही आते हैं। और ऐसा ही हुआ। जब मेरे रिश्ते आने शुरू हुए तो लड़के के घर वाले मुझे देखकर हाँ कर देते थे, लेकिन फिर दहेज की बात आते ही रिश्ता तोड़ देते। हमारे पास दहेज कहाँ से आता? मेरी माँ ने रिश्ता कराने वाली से साफ कह दिया कि अगली बार जो भी रिश्ता लाओ पहले ही बता देना, हम दहेज नहीं दे सकते, हम सिर्फ लड़की विदा कर सकते हैं। रिश्ता कराने वाली निशा आंटी ने साफ कह दिया कि बिना दहेज के तो आपकी बेटी किसी उम्रदराज मर्द के साथ ही ब्याही जाएगी, या फिर किसी ऐसे मर्द के साथ जिसकी ये दूसरी शादी हो। माँ ने मजबूरी में कह दिया, हमें कोई ऐतराज़ नहीं, बस लड़का अच्छा और खाता पीता होना चाहिए। और फिर एक रिश्ता आया। वो लड़का न सिर्फ अच्छा खाता पीता था, बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी और ये उसकी दूसरी शादी थी। वो मुझसे उम्र में 12 साल बड़ा था, लेकिन माँ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो ये सुनकर खुश थी कि लड़का अमीर है। माँ ने कहा, देखा नैना, मैं ना कहती थी तेरी ज़िंदगी में एक राजकुमार आएगा, और देख वो आ गया है, अब तू महलों में जाएगी। माँ की बात सुनकर मुझे भी थोड़ी बहुत राहत मिली थी। रिश्ता कराने वाली आंटी ने बताया कि लड़का बहुत ही खूबसूरत और अच्छा इंसान है, उसमें कोई कमी नहीं है, बस ये है कि उसकी दूसरी शादी है और वो उम्र में 12 साल बड़ा है। लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो पहले लड़की को खुद देखेगा और उसके बाद ही शादी के लिए हाँ करेगा। उसकी शर्त से मैं थोड़ा घबरा गई थी, क्योंकि इससे पहले जो भी रिश्ते आए थे वे लड़के की माँ या बहन ही देखने आती थीं। ये पहली बार था कि लड़का खुद आ रहा था। और फिर वो दिन आ गया जब मैं उसके सामने शर्म से सिर झुकाए बैठी थी। वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। उसकी आंखों में न जाने क्या था कि मैं अंदर ही अंदर काँप रही थी। मैंने सिर्फ एक नज़र उठाकर उसे देखा और तुरंत ही अपनी नज़रें नीचे कर ली थीं। इसमें कोई शक नहीं था कि लड़का अच्छा था, लेकिन उसके देखने का अंदाज मुझे डरा रहा था। कुछ देर मुझे देखने के बाद उसने शादी के लिए हाँ कर दी और 15 दिन के बाद की शादी की तारीख भी तय कर दी। उसने कहा कि उसे कोई दहेज नहीं चाहिए, यहाँ तक कि लड़की के लिए जो भी सामान आएगा वो खुद लेकर आएगा और शादी बहुत ही सादगी से होगी। वो मुझे अपने साथ विदा करा के ले जाएगा। मेरी माँ को भला क्या ऐतराज़ होता, वो तो खुशी से निहाल थी। मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि लड़के में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में जो अजीब से भाव थे वो मुझे डराने के लिए काफ़ी थे। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात का 1 बजने वाला था। मैं ख्यालों में इस कदर गुम थी कि समय का एहसास ही नहीं हुआ। मैंने गिलास भरकर पानी पिया, खुद को रिलैक्स किया और ये सोचकर खुद को समझाया कि शायद ये सब कुछ मेरा वहम है। सारी बुरी सोचों को अपने दिमाग से झटक कर मैं सोने के लिए लेट गई। मेरी माँ अपनी तरफ से शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। हर माँ बाप का सपना होता है कि वे अपनी बेटी को खाली हाथ विदा न करें। मेरी माँ भी चाहती थी कि वे अपने कुछ अरमान ज़रूर पूरे करें, लेकिन कुणाल ने साफ मना कर दिया था कि उसे हमारे घर से कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि लड़की के तन पर एक जोड़ा कपड़ा भी नहीं। मेरी माँ का दिल थोड़ा उदास हो गया था, लेकिन कहने लगी, कोई बात नहीं नैना, जब तेरी शादी हो जाएगी तब मैं अपने दिल के सारे अरमान पूरे करूँगी। तेरे लिए जो सामान बनाकर रखा है वो मैं तुझे शादी के बाद दे दूँगी। मैंने माँ की बातों पर मुस्कुरा दिया। भले ही माँ बाप गरीब हों, लेकिन उनकी बेटियों के लिए उनके दिल में अनगिनत अरमान होते हैं। समय पंख लगाकर उड़ने लगा और शादी का दिन भी आ गया। कुणाल आया और बहुत ही सादगी से शादी करके मुझे अपने साथ विदा करा कर ले गया। आज मैं उसके कमरे में डरी सहमी बैठी थी और उसके आने का इंतजार कर रही थी। शादी की पहली रात हर लड़की के लिए डरावनी होती है, ये एक स्वाभाविक बात है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही घबरा रही थी। मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, अभी पिछले महीने ही मैं 19 साल की हुई थी। मैं बहुत ही नाजुक और मासूम सी लड़की थी और कुणाल एक हष्ट पुष्ट नौजवान मर्द था। शादी की पहली रात को लेकर मेरी सहेलियों ने जो बातें मेरे कानों में भरी थीं, बस सब मेरे दिमाग में घूम रही थीं और मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैंने कदमों की आहट सुनी और खुद में सिमट गई। आने वाला कुणाल ही था। उसने कमरे में आकर दरवाज़ा अंदर से बंद किया।
फिर वो अपनी शेरवानी और जूते उतारने लगा और मेरे सामने आकर बैठ गया। अगले ही पल उसने मेरा घूंघट पलटा और मेरे चेहरे को गौर से देखने लगा। मुझे लगा वो मेरी तारीफ करेगा, लेकिन जो कुछ उसने कहा उसने मेरा दिल तोड़ दिया था। कहने लगा, ये क्या घटिया मेकअप किया है, क्या ज़रूरत थी इतना ख़राब मेकअप करने की। अगर मेकअप के लिए भी पैसा नहीं था तो मुझे बता देती, मैं एक अच्छी ब्यूटिशियन को तुम्हारे घर भेज देता। जाओ अभी के अभी ये मेकअप उतार कर आओ, मुझे तुमसे घिन आ रही है। हमारे मोहल्ले में ही एक छोटा सा पार्लर था जहाँ से पार्लर वाली दीदी ने आकर मुझे तैयार किया था। मोहल्ले की सभी लड़कियाँ वहीं से तैयार होती थीं और दीदी का मेकअप इतना बुरा भी नहीं होता था, ठीक ठाक ही था, लेकिन कुणाल को ये मेकअप भी बुरा लग रहा था। मैं चुपचाप अपने आंसू छुपाते हुए बाथरूम में चली गई और सारा मेकअप उतार दिया। वापस आकर उसके सामने बैठ गई। उसने फिर से मुझे गौर से देखा और मेरे हाथों में पहनी कांच की चूड़ियों पर नज़र डालते हुए बोला, ये क्या पहना है तुमने? गवारों की तरह इतनी भर भर कर चूड़ियाँ क्यों पहनी है? अरे अजीब लड़की हो, मैंने तुम्हें इतना सारा सामान भेजा था लेकिन तुमने वो नहीं पहना। उसने मेरे हाथों में पहनी हुई लाल चूड़ियों को गवार का अंदाज बता दिया था। हालांकि मेरी माँ ने बहुत ही चाहत और अरमान से ये चूड़ियाँ मुझे पहनाई थीं। हम गरीब जरूर थे, लेकिन माँ सबसे महंगी दुकान से मेरे लिए ये चूड़ियाँ लेकर आई थी। मैंने डरते हुए कहा, मैंने आपकी दी हुई चूड़ियाँ भी पहनी हैं, ये देखो। मैंने उसे कांच की चूड़ियों के पीछे दबी उसकी डायमंड की चूड़ियाँ दिखाईं। दरअसल कुणाल ने अपने सामान के साथ 2 सोने और डायमंड की चूड़ियाँ भी भेजी थीं, लेकिन मेरी माँ कहने लगी कि जब तक दुल्हन के हाथों में कांच की चूड़ियाँ ना हो तब तक वो सुहागन नहीं मानी जाती। इसीलिए माँ ने मेरे हाथों में कांच की चूड़ियाँ भी पहनाई थीं और डायमंड की चूड़ियाँ उनमें छिप गई थीं। कुणाल गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अभी के अभी ये कांच की चूड़ियाँ उतार कर फेंको। तो मिडिल क्लास लड़कियों की यही तो समस्या होती है, तुम्हें पैसा रास नहीं आता, उतारो ये सब कुछ। ये कहते कहते उसने खुद ही मेरे हाथों से चूड़ियाँ उतारनी शुरू कर दी। वो इतनी बेदर्दी से चूड़ियाँ खींच रहा था कि मैं दर्द से करहा उठी। उतारते उतारते एक चूड़ी टूट गई और मेरी नाजुक कलाई में चुभ गई, जिससे खून बहने लगा था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो लगातार चूड़ियाँ उतारता जा रहा था। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरा हाथ, मैं खुद उतार लूँगी। मैंने अपना हाथ उसके हाथों से झटकने की कोशिश की, लेकिन ये सब सुनकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने मुझे कंधों से पकड़कर जोर से झंझोड़ कर रख दिया। कहने लगा, क्या कहा तुमने? तुमने मेरी बात को नकारा। जो काम मैं कर रहा हूँ मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। शादी की पहली रात ही मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रही हो। ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ़ कर रहा हूँ। आगे से मेरे सामने जुबान चलाई तो खींच कर बाहर निकाल दूंगा। मैं उसका ये रूप देखकर सिहर उठी थी। मेरी सांसें तक आना भूल चुकी थीं। ये कैसा मर्द था? शादी की पहली रात ऐसा तो नहीं होता। मैंने तो सुना था कि शादी की पहली रात दूल्हा अपनी दुल्हन को अपने भरोसे में लेने की कोशिश करता है, उसका डर कम करता है, उसकी पसंद नापसंद पूछता है और उसे रिलैक्स करने की भरपूर कोशिश करता है। जब दुल्हन का डर थोड़ा कम होता है तब उसे अपने प्यार का एहसास दिलाकर अपने रिश्ते की शुरुआत करता है। लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा था। वो तो मेरे दिल में और भी ज़्यादा खौफ पैदा कर रहा था। मेरी आंखों में डर के मारे आंसू छलकने लगे थे। वो दोबारा से मेरे हाथों से चूड़ियाँ उतारने लगा। तभी मेरे आंसू उसके हाथों पर गिरे। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और मेरे आंखों में आंसू देखकर फिर से उसके चेहरे पर गुस्से के तेज भाव उभर आए। मेरे हाथ को जोर से मरोड़ते हुए कहने लगा, ये क्या, तुम रोने बैठ गई? मैंने तुम्हें कुछ कहा है जो इस तरह रोकर खुद को मजलूम साबित कर रही हो? और एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे रोने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, समझी? अभी के अभी अपने ये आंसू साफ करो। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। वो मेरे हाथों से सारी चूड़ियाँ उतार चुका था और अपनी लाई हुई गोल्ड की चूड़ियाँ मेरे हाथों में रहने दी। कहने लगा, जाओ अब अपना हाथ साफ करके आओ, खून निकलने की वजह से तुम्हारा हाथ गंदा लग रहा है। मैं दोबारा बाथरूम में चली गई, अपने हाथों को अच्छे से साफ किया और चेहरे पर पानी के छींटे मारकर फिर से उसके सामने आकर बैठ गई। उसने मुझे गौर से देखा और कहने लगा, अब इंसानों के रूप में लग रही हो। ये कहकर उसने मेरे कंधे पर पड़ा दुपट्टा उतार कर साइड में रख दिया और मेरे माथे का टीका उतार कर दूर फेंक दिया, जैसे उसकी नज़र में उसकी कोई अहमियत ही ना हो। वो बहुत पैसे वाला था और उसके नज़दीक इन जेवरों की कोई कीमत नहीं थी। धीरे धीरे करके उसने मेरी सारी ज्वेलरी उतार कर फेंक दी थी। आखिर में जब उसके हाथ मेरे ब्लाउज की डोरियों तक पहुँचे तो उसने एक झटके में डोरियाँ खोल दी। उसकी इस हरकत पर मेरा दिल धक से रह गया।
मैं सिमट कर थोड़ा दूर हट गई। मेरी इस हरकत पर वो रुक गया और कहने लगा, क्यों, क्या हुआ, इस तरह दूर क्यों हट रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ और आज शादी की पहली रात है, और जो मैं कर रहा हूँ इसमें नया क्या है जो तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो? मैंने कांपती आवाज़ में कहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी बात पर वो गुस्से से भड़क उठा। उसने मेरे हाथों को अपनी पकड़ में लेते हुए ज़ोर से दबाते हुए कहा, क्यों, तुम्हें नहीं पता था कि शादी के बाद पहली रात भी आएगी और पति के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा? तो तुमने खुद को इस सब के लिए तैयार क्यों नहीं किया? अच्छा खैर छोड़ो, तुमने खुद को तैयार किया हो या नहीं, लेकिन मैं खुद को इन सब बातों के लिए तैयार किए बैठा हूँ, इसलिए अब ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं कर रहा हूँ उसे करने दो, मेरे गुस्से को हवा मत दो। तुम अभी मेरे गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं हो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। ये कहते हुए उसके हाथ दोबारा से मेरे ब्लाउज तक पहुंच गए थे और मैंने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। इतनी देर में ही मैं उसके नेचर से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी थी। वो धीरे धीरे मेरे ऊपर काबिज हो गया और सारी हदें पार करने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे मना करने या कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं था। थोड़ी ही देर में वो मुझसे पीठ फेर कर सो गया था और मैं अपने आप को समेट कर बाथरूम में चली गई। मेरा मन चीख चीख कर रोने का कर रहा था। मैंने ये सपने नहीं देखे थे। मैंने तो एक प्यार करने वाले पति की चाहत की थी, लेकिन ये कुणाल का कैसा प्यार था मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे नज़दीक पैसे की और दौलत की कोई अहमियत नहीं थी। मैं तो अपने पति का प्यार चाहती थी, जो शायद मेरे नसीब में नहीं था। मैं कितनी ही देर तक बाथरूम में बैठकर आंसुओं से नाता जोड़ती रही और फिर वापस आकर बिस्तर पर कुणाल की दूसरी तरफ होकर लेट गई। सुबह मेरी आंख दरवाजे की खटखटाहट से खुली थी। कुणाल भी उठकर बैठ चुका था। उसने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौकर खड़ा हुआ था। नज़रें झुकाए हुए उसने कहा, साहब जी, मैडम जी के घर वाले नाश्ता लेकर आए हैं। अपनी माँ और बहनों का सुनकर मेरा दिल खुशी से भर उठा। मैं एकदम बिस्तर से उठकर खड़ी हुई और कहा, क्या मेरी माँ और बहनें आई हैं? नौकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, जी मैडम। मैं बाहर निकलने ही वाली थी कि कुणाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, बहुत जल्दी है तुम्हें अपनी माँ और बहनों से मिलने की? मैंने पहले ही तुम्हारी माँ से कह दिया था कि शादी के बाद हमसे कोई रिश्ता ना रखें। उन्होंने बेटी दे दी, बस अब आराम से अपने घर में रहें और हमें चैन से रहने दें। क्या ज़रूरत थी सुबह सुबह आकर मेरा मूड ख़राब करने की? मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई। ये कैसा इंसान था जो हर पल मेरी भावनाओं को आहत कर रहा था। नौकर अब भी खड़ा था। कहने लगा, साहब जी, क्या उन्हें अंदर बुला लूं? मैंने हैरानी से नौकर की तरफ देखा। मैंने कहा, क्या मतलब, तुमने अभी तक उन्हें घर के अंदर भी नहीं बुलाया? नौकर नजरें चुराते हुए बोला, मैडम जी, जब तक साहब जी की इजाज़त नहीं मिलती मैं उन्हें घर के अंदर नहीं बुला सकता। मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। मैंने कुणाल की तरफ बेबस नज़रों से देखा। वो बुदबुदाते हुए बोला, चलो अब आ ही गए हैं तो अंदर बुला लो। ये कहकर वो बाथरूम में चला गया। मैंने खुद को थोड़ा ठीक किया और नीचे आई। मैंने देखा कि सामने मेरी तीनों बहनें और माँ बैठे थे। मुझे देखते ही मेरी माँ ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। माँ की गोद में सिर रखते ही मेरा दिल भर आया। मैं रोना चाहती थी, अपने गम आंसुओं की सूरत में बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन मैं रोकर अपनी माँ को दुखी नहीं कर सकती थी। मेरी बहनें तो इतने बड़े घर को देखकर हैरान थीं। एक ने कहा, यार नैना, तेरे तो मज़े हैं, इतने बड़े घर की तू अकेली मालकिन है। अब तो तू मैडम जी बन गई है, लेकिन देख, जितनी भी बड़ी मैडम जी बन जाए हमें मत भूल जाना। मैं उनकी बात पर मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद कुणाल भी नीचे आ गया, लेकिन मेरी माँ और बहनों के लिए उसका रवैया बहुत ठंडा था। मेरी माँ मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी और मैं भी अपने घर जाने के लिए बेचैन थी। इस बड़े से महल में मुझे घुटन हो रही थी, लेकिन कुणाल के जवाब ने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कहने लगा, आपने अपनी बेटी की शादी कर दी, अब आप अपने घर में खुश रहें और मुझे मेरे घर में खुश रहने दें। मैंने पहले भी आपको इस बात के बारे में बताया था कि मुझे मायके में हर वक्त रहने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी फ़िलहाल आप भूल जाएं कि नैना आपके साथ जाएगी। कुणाल के जवाब पर मेरी माँ बहनों का चेहरा उतर गया था, लेकिन अगले ही पल मेरी माँ ने खुद को संभाल कर मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, दामाद जी, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हमारी बेटी अपने घर में खुश है, हमें और क्या चाहिए। कोई बात नहीं, आप लोग अपनी शादी को एंजॉय करें। कुछ दिन बाद नैना को हमसे मिलाने के लिए ले आना। इस बात पर कुणाल ने कोई जवाब नहीं दिया था। थोड़ी देर बाद ही मेरी माँ और बहनें चली गई थीं
और मैं इस बड़े से महल जैसे घर में दोबारा अकेली रह गई थी। मेरी माँ और बहनों का लाया हुआ नाश्ता टेबल पर रखा हुआ था। मेरा जी चाहा कि मैं यही नाश्ता करूं। मैं अभी आगे बढ़ने ही वाली थी कि कुणाल ने उस नौकर को आवाज़ दी जो हमें सुबह सुबह उठाने आया था। कहने लगा, सोनू, ये सारा नाश्ता उठाओ और नौकरों में जाकर बांट दो और रसोइये से जाकर कहो हमारे लिए ख़ास नाश्ते का इंतजाम करे। कुणाल के आदेश पर मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मेरी माँ कितने प्यार के साथ ये नाश्ता लेकर आई थी। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे, जिन्हें मैंने जल्दी से साफ कर लिया। उस नौकर ने मेरी तरफ एक निगाह डाली और फिर जल्दी ही अपनी निगाह झुकाकर वो नाश्ता लेकर चला गया। दोपहर के बाद कुणाल कहने लगा, सुनो नैना, रात को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, अच्छे से तैयार हो जाना। उसके बाद पर मैंने हाँ में सर झुका दिया। वो अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर चला गया और मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद नहा धोकर मैंने अपनी माँ का दिया हुआ सबसे फैंसी सूट पहन लिया जो मेरी माँ ने ख़ास मेरी शादी के लिए बनवा कर रखा था। लेकिन कुणाल ने अपनी तरफ से शादी का लहंगा भेजा था, इसलिए मैंने वो सूट नहीं पहना था। विदा होते वक्त मेरी माँ ने मेरे हाथ में बस एक छोटा सा बैग दिया था जिसमें मेरी माँ ने कुछ जोड़े और कुछ छोटी मोटी चीज़ें रख दी थीं जो बहुत ही शौक़ से मेरी माँ ने मेरे पापा ने मेरे लिए बनवाई थीं। आज मैंने सोचा कि चलो यही पहन लेती हूँ। मैंने अच्छे से खुद को तैयार होने के बाद शीशे में देखा तो मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जब कुणाल रात को कमरे में दाखिल हुआ और मेरी तैयारियों को देखा तो उसने मेरी तैयारी को सिरे से ही नकार दिया। कहने लगा, ये क्या पहना है तुमने? एक तो तुम गरीब घराने की लड़कियां, पता नहीं अपने गरीबी के खोल से कभी बाहर क्यों नहीं निकलती हो। अब तुम गरीब घर की नहीं बल्कि कुणाल कुकरेजा की पत्नी हो, समझी? उतारो अभी के अभी ये सब कुछ। उसने मेरे गले में पड़ा दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दिया। कहने लगा, ये सूट उतारो और ये साड़ी पहनो। उसने मुझे वार्डरोब खोलकर एक हैंग की हुई साड़ी मेरे सामने कर दी। मैंने कहा, लेकिन मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। कहने लगा, कोई बात नहीं, ये लो, बहुत ही आसानी से तुम्हें साड़ी पहनना सिखा देगा। उसने अपना मोबाइल खोलकर उसमें यूट्यूब खोलकर मेरे सामने रख दिया। कहने लगा, इसमें ढेर सारे तरीके मिल जाएंगे तुम्हें साड़ी पहनने के लिए। उसने एक वीडियो चलाकर भी मेरे सामने प्ले कर दी जिसमें एक लड़की साड़ी पहनना सिखा रही थी। वो कमरे से चला गया और मैं चुपचाप उसकी दी हुई वो साड़ी पहनना शुरू कर दी। थोड़ी मुश्किल हुई थी लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था। मैंने वो साड़ी पहन ली। बहुत ही फैशनेबल साड़ी थी, स्लीवलेस ब्लाउज जो कि बहुत ही शॉर्ट था। मेरे दूधिया बाजू और कमर उस साड़ी में पूरी तरह उजागर हो रहे थे। ऊपर से साड़ी भी नेट की थी। मैं साड़ी से छुपाने की खुद को कोशिश करती तब भी कोई फ़ायदा नहीं था। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आया और कहने लगा, नैना चलो, मेरे दोस्त और उनकी पत्नी आ चुकी हैं, तुम अब तक तैयार नहीं हुई। मुझे इस तरह तैयार देखकर वो एक पल के लिए हैरान हुआ था। मेरी खूबसूरती से नज़रें हटाना भूल चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देखकर मेरे दिल में कोई भी भाव पैदा नहीं होते थे, बल्कि उसे देखकर मुझे डर महसूस होता था, कहीं छुप जाने का मन होता था। मुझे उससे कोई भी लगाव महसूस नहीं होता था। वो मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आया। मेहमानों के सामने पानी रखता वो नौजवान नौकर जिसका नाम सोनू था, एक पल के लिए उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी थी और उसने नज़र झुका ली, लेकिन अगले ही पल उसने मुझे दोबारा देखा और कुछ पल तक देखता रहा। उसके बाद वो जल्दी से किचन में चला गया था। कुणाल के दोस्त की पत्नियों ने भी वैसे ही बेहुदा कपड़े पहने हुए थे। उनके आधे आधे शरीर उनके कपड़ों से बाहर झांक रहे थे। मैं उन सबके बीच बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। अपनी पत्नी की मौजूदगी में ही कुणाल के दोस्त मुझे बेबाक नज़रों से घूर रहे थे। कहने लगे, यार कुणाल, तेरी पत्नी तो एकदम मक्खन मलाई है, तू तो बड़ा ही किस्मत वाला है। और उसकी इस बेखुदा कमेंट पर मेरा दिल गुस्से से भर गया था, लेकिन कुणाल को ही कोई फ़र्क नहीं था। वो ज़ोर से ठहाका मारकर हंसने लगा था। बातों ही बातों में उन सबके बीच एक अजीब सा खेल शुरू हो चुका था, जिसमें शर्त ये थी कि हारने वाले को सबके सामने ही अपनी पत्नी के होंठों पर किस करना होगा। और ये सुनकर मेरी जान निकल गई थी, बल्कि उन औरतों को भी कोई फ़र्क नहीं था। मैंने कहा, कुणाल, मैं इस गेम में शामिल नहीं हो सकती, मैं जा रही हूँ। मैं उठने ही वाली थी कि कुणाल ने मेरा हाथ दबोच कर मुझे अपने पास बिठा लिया था। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि मेरी उंगलियां उसके मजबूत हाथ में चटक कर रह गई थीं और मैं दर्द से बिलबिला उठी थी। मैं मजबूरन उसके पास बैठ गई और दिल ही दिल दुआ करने लगी, कुणाल ना हारे। लेकिन मेरी दुआ स्वीकार नहीं हुई। कुणाल हार गया था और अब शर्त के मुताबिक कुणाल को मुझे किस करना था। मैं उसे रोकना चाहती थी, मना करना चाहती थी, लेकिन वो मेरे करीब आ चुका था। टेबल पर जूस का गिलास रखता हुआ वो नौकर नौजवान भी ये सारी कार्यवाही देख रहा था। जैसे जैसे कुणाल मेरे करीब बढ़ रहा था,
वैसे वैसे उस नौकर के हाथ गिलास पर कांप रहे थे। अगले ही पल कुणाल ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया था। मैंने कहा, कुणाल प्लीज बस करो, ये सब सही नहीं है। मेरी इज्जत यूं सबके सामने मत उछालो, ये गलत है। कहने लगा, क्यों, क्या गलत है? मेरे दोस्त हैं और मैं कौन सा तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा हूँ? बस किस ही तो कर रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? और ये कहते कहते उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए थे। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे, जबकि उसके दोस्त सीटियाँ और कह कहे मारने लगे थे। जिल्लत और बेइज्जती के एहसास से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं भागती हुई अपने कमरे में आ गई थी। करीब आधे घंटे के बाद कुणाल कमरे में आया तो गुस्से से बेकाबू था। उसने आते ही मेरे गाल पर 2-3 थप्पड़ रख दिए। उन थप्पड़ों की वजह से मैं लड़खड़ाकर नीचे जमीन पर गिरी थी। कुणाल ने मुझे बालों से पकड़कर उठाया और गुस्से से कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करवाने की? क्या तुम्हें पता है कि मेरे दोस्त मुझ पर हंस रहे थे, कह रहे थे कि मैंने एक गवार लड़की से शादी कर ली है जिसे हमारे तौर तरीके भी नहीं आते। नैना, आज तुमने मेरी इंसल्ट की है और इसका मुझसे हिसाब चुकाना पड़ेगा। अब तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत नरमी बरती थी, लेकिन आज तुम्हें मेरा असली रूप दिखाऊंगा। आज की गलती की ऐसी सज़ा मिलेगी तुम्हें कि तुम दोबारा गलती करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये कहते हुए उसने मेरी साड़ी का पल्लू खींचकर अलग कर दिया था और इसके बाद उसने जो कुछ मेरे साथ किया, मेरी चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा था। लेकिन उसने मुझे खुलकर चिल्लाने का मौका भी नहीं दिया था। उसने मेरे मुंह को कसकर दबा लिया था। वो रात मेरे लिए बहुत दर्दनाक थी। उसने अपने जुनून में मुझे पूरी तरह जख्मी कर दिया था। कुछ देर बाद वो मुझसे अलग हुआ और बोला, अगर दोबारा मेरी बात नहीं मानी तो इससे भी बुरी सज़ा दूंगा। वो आराम से सो गया, लेकिन मेरी रात अंगारों पर कटी थी। वो इंसान नहीं, एक दरिंदा था। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। मैं उनकी गोद में छुपकर रोना चाहती थी और अपना दर्द उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन ये आदमी तो मुझे मेरी माँ से मिलने भी नहीं देता था। माँ को याद करते करते और रोते रोते मेरी आँख लग गई, पता ही नहीं चला। सुबह कुणाल उठा और बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। मैं इतनी कमजोरी महसूस कर रही थी कि उठकर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसने एक बार भी मेरा हाल नहीं पूछा। तैयार होते हुए कहने लगा, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, उठो और फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करो। जब मैं दोपहर को घर आऊँ तो मुझे ये रोने वाला चेहरा मत दिखाना। अच्छे से तैयार है ना, हम कहीं घूमने जाएंगे। मैं हैरान होकर उसे देख रही थी। कैसा अजीब इंसान था। उसने मेरे चेहरे और मेरी गर्दन पर जो निशान छोड़े थे वे सब साफ नजर आ रहे थे। उसकी फरमाइश पर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि अगर मैं कुछ भी कहती तो वो फिर गुस्से में आ जाएगा। वो ऑफिस के लिए निकल गया और मैंने जैसे तैसे खुद को संभाल कर बाथरूम में चली गई। करीब 1 घंटे के बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने के लिए कहा तो वही नौजवान नौकर सोनू कमरे में आया। उसने एक नज़र मेरे जख्मों पर डाली और उसकी आंखों में दुख के बहाव उभरे, लेकिन फिर उसने नज़रें चुराते हुए कहा, मैडम जी, आपके लिए नाश्ता यहीं ले आऊं? मैंने हल्के से सिर हिलाकर हाँ कहा। थोड़ी देर बाद वो नाश्ता लेकर आया और मेरे सामने रख दिया, और मैं ये देखकर हैरान थी कि उसमें वही सारी चीज़ें थीं जो मेरी माँ मुझे नाश्ते में दिया करती थी। मैंने हैरानी से उसे देखा। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं नाश्ते में ये सब खाती हूँ? वो नज़रें चुराते हुए बोला, मैडम जी, उस दिन जब आपकी माँ आपके लिए नाश्ता लाई थी और साहब जी के कहने पर मैंने वो नाश्ता नौकरों में बांट दिया था, तो मैंने देखा था वो आपके लिए कैसा नाश्ता लेकर आई थी, इसीलिए मैंने वही आपकी पसंद का नाश्ता बना दिया। मुझे ये जानकर खुशी हुई और मैंने पेट भरकर नाश्ता किया। नाश्ता करते हुए मेरी माँ की याद आई और मेरी आंखों में आंसू भी आए, जिन्हें मैंने जल्दी से पोंछ लिया। शाम को जब कुणाल घर आया तो वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। उसने मेरे पास आकर मेरे कमर में हाथ डालकर मुझे अपने करीब किया और कहने लगा, जाने मन, आज बहुत थक गया हूँ, जरा मेरे सिर की मसाज तो कर दो। वो मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे मुझसे बहुत प्यार करता हो, लेकिन मुझे उसके छूने से भी नफरत महसूस हो रही थी। मजबूरी में मैंने उसके सिर की मसाज करना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। बाहर आकर उसने मुझ पर एक नज़र डाली और कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अच्छे से तैयार हो जाना, हमें घूमने जाना है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने हिम्मत करके कहा, कुणाल, मैं आज कहीं जाने की स्थिति में नहीं हूँ। जो निशान तुमने मेरे चेहरे पर रात को बनाए हैं, मैं उन्हें लेकर बाहर जाना नहीं चाहती। मेरा इतना कहना था कि उसने मुझे बालों से पकड़ कर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बात से इनकार करो। एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे मेरी बात से इनकार करने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारी आंखों में मुझे डर दिखना चाहिए। अगर मुझे तुम्हारी आंखों में बगावत या हिम्मत दिखी
तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, समझी? जानती हो मैंने तुम्हें क्यों पसंद किया था? क्योंकि उस वक्त तुम्हारी आंखों में मेरे लिए खौफ था और इस खौफ से मुझे इश्क है। ये खौफ तुम्हारी आंखों में हमेशा रहना चाहिए। अगर तुमने कभी भी हिम्मत दिखाने की कोशिश की तो वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। ये कहकर उसने मुझे दूर धक्का दिया। मैं दीवार से जाकर टकराई थी। कहने लगा, जाओ तैयार होकर आओ, आज हम बाहर ही खाना खाएंगे। मैं दीवार के सहारे बैठ गई और रोने लगी, लेकिन कुणाल के डर की वजह से जल्दी ही उठकर तैयार हो गई। मैंने उसकी पसंद के मुताबिक ही कपड़े पहने। जब मैं नीचे आई तो मुझे देखकर कुणाल के चेहरे पर मुस्कान आई। उसने मुझे कमर से पकड़कर करीब किया और कहा, स्वीटहार्ट, ऐसे ही खुद को मेरे लिए तैयार रखा करो, बहुत अच्छी लग रही हो। ये कहकर उसने ड्राइवर को आवाज़ दी। थोड़ी देर बाद हम पोर्च में आ गए। सोनू, जो गाड़ी साफ कर रहा था, मेरी तरफ देखकर हैरान था। वो लड़का बहुत तेज था, घर के सारे काम फटाफट कर लेता था, बाहर का सौदा वगैरह लाना, किचन का काम करना, और अब शायद वो ड्राइवर भी था। गाड़ी चमकाते वक्त उसने मेरी तरफ एक नज़र डाली और फिर जल्दी ही नज़रें झुका लीं। कुणाल ने कहा, सोनू जल्दी से गाड़ी निकालो। सोनू फटाफट गाड़ी निकालने लगा और हम गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। गाड़ी मेन रोड पर दौड़ने लगी थी कि तभी मैं करंट खाकर दूर हुई थी, क्योंकि कुणाल ने मेरे साथ ऐसी हरकत की थी कि मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि कुणाल चलती गाड़ी में ड्राइवर के सामने ही मेरे साथ ये हरकत करेगा। जब कुणाल के हाथ मेरी कमर पर रेंगने लगे और वो मेरे बेहद करीब आकर बैठा, उसने अपने हाथों से मेरे बदन पर शरारतें शुरू कर दी, तो मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सब करने के लिए ये जगह सही नहीं है। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों से गुस्से की चिंगारियां निकलने लगीं। कहने लगा, क्यों? ये मेरी गाड़ी है और तुम मेरी पत्नी हो, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। ये कहते कहते उसने मुझे अपने करीब खींच लिया और मेरे कंधे से साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया। गाड़ी चला रहा सोनू पीछे हो रही हरकतें देख रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांपने लगे थे। वो खुद को बहुत ही कंट्रोल करके गाड़ी चला रहा था। इधर मैं कुणाल को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, कुणाल, कुछ तो इज्जत रहने दो, इस तरह सबके सामने मेरी इज्जत मत उछालो। लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वो पूरी तरह मदहोश हो चुका था और अगले ही पल उसने मेरे ब्लाउज की डोरियां बेरहमी से खोल दी और आगे जो कुछ हुआ, मेरी सिसकियां पूरे कार में गूंज रही थीं। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग है। दूसरा और आखिरी भाग कल इसी समय पर अपलोड किया जाएगा। दोस्तों, दूसरे और अंतिम भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले भाग के साथ।